कैसे हो बच्चों। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। नहीं भी है तो अच्छे रहने की कोशिश करें, क्योंकि आपका दुख आपका सुख आप ही के साथ। तो हम लोग आप लोग सब जानते हैं कि अपना जो वीडियो सीरीज चल रहा है हिंदी और इंग्लिश दोनों माध्यम में चल रहा है। आपको आप जिस माध्यम में आप कंफर्टेबल है, यानी कि जिस माध्यम में आपको सहूलियत हो रही है उस माध्यम का वीडियो जाकर आप देखेंगे। आपका कोई भी बोर्ड हो, अगर आपका माध्यम हिंदी और इंग्लिश है तो आप हमारे चैनल से अपने तैयारी को बहुत अच्छे से कर सकते हैं। आप हमारे चैनल पर जाकर हमारे यूट्यूब चैनल को थोड़ा सब्सक्राइब कर देंगे और अपने दोस्तों को भी बताएंगे हमारे यूट्यूब चैनल के बारे में, क्योंकि फ्री में कुछ नहीं करना चाहिए। और फ्री में आप कर भी रहे हैं तो कोई बात नहीं, आप हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। और बड़े बड़े इंस्टीट्यूट के चक्कर में, होर्डिंग के चक्कर में मैं बोलूँगा कि मत पढ़िए, क्योंकि देखो पढ़ना ऐसा नहीं है कि आप पढ़ लिख के ही पैसा कमाओगे, ये जरूरी नहीं है। पढ़े लिखे लोग ज़्यादातर नौकरी करते हैं, और जो कम पढ़े लिखे लोग होते हैं वो थोड़ा अच्छा दिमाग लगाते हैं और उसका थोड़ा फाइनेंशियली स्टेबल होता है तो बहुत आगे तक चले जाते हैं। तो मैं हमेशा बोलूँगा कि आप अपने इन्वायरमेंट में, जो आप अपने आसपास में रहते हैं, अपना चारों तरफ रहते हैं, उस मार्केट को आप डेवलप करें। कहने का मतलब ये है कि आप ये ना सोचें कि आप जो है बहुत बड़े कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट हो जाएगा और बहुत छोटे कोचिंग में पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट नहीं होगा। आप अगर पढ़ने वाले स्टूडेंट हो गए तो अगर आपको कोई टीचर नहीं भी पढ़ाएगा फिर भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा किसी भी एग्जाम में। और अगर आप ना पढ़ने वाले हैं तो आपको मैं बोलूँ कि अमृत भी पिला के पढ़ा दूँ, या कोई भी टीचर अगर आपको पढ़ा देगा तो आपका सिलेक्शन नहीं होने वाला। लेकिन आप बड़े इंस्टीट्यूट में जाने का एक घाटा यह है कि आप जो बड़े इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो आपका जो पैसा है वो बड़े इंस्टीट्यूट के पास चले जाता है। फिर वो आपके इन्वायरमेंट में, आपके आसपास में वो पैसा डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता है। लेकिन अगर आप यही छोटे मोटे कोचिंग में पढ़ेंगे, अपने आसपास के कोचिंग में पढ़े, इनफैक्ट मैं ये बोलूँगा अगर आप गाँव में बैठ के पढ़ रहे हैं, कोई गाँव में है तो अपने गाँव के टीचर से पढ़े ना। अगर गाँव के टीचर, ऐसा नहीं है कि गाँव में टीचर के पास नॉलेज नहीं है, उसके पास भी नॉलेज है। वो किसी कारणवश जो हो रहा है कि वो शहर को नहीं निकल पा रहे, बाहर नहीं निकल पा रहे, हो सकता है फैमिली से लगाव हो या बहुत सारे रीजन हो सकता है, जो शहर आके नहीं काम कर रहे। शहर में भी बड़े इंस्टीट्यूट में कौन काम कर रहा है? हम ही लोग जैसे काम कर रहा है। जैसे कि मैं भी अभी शहर में हूँ, मैं बड़े इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ, मैं भी तो गाँव से ही हूँ। तो गांव में रह के आप अपने टीचर से कंसर्न करें, आपका जो आसपास में जो टीचर है उनसे पढ़े, और उनका ग्रोथ होगा तो ऑब्वियसली कि आपका भी ग्रोथ होगा इन द फ्यूचर। अगर आपका कभी मौका मिले कि मान के चले पढ़ लिख के आपको आपको नहीं कुछ हुआ आपसे, डेफिनेटली है कि बहुत सारे लोगों को जो होता है होती है और बहुत सारे लोगों को नहीं होती है। सक्सेस रेशियो 2% है, और 98% लोग क्या करेगा? 98% लोगों को भी तो रोजगार होना चाहिए ना। तो अगर आपका क्षेत्र का मार्केट अगर आपका बचा रहेगा तो आप जाके अपना कोचिंग वगैरह आप अपने क्षेत्र में खोल सकते हैं और वहां से अच्छा पैसा अर्निंग कर सकते हैं। एक नौकरी करने वाले इंसान से कई गुना ज्यादा पैसा कमा सकते हैं। क्योंकि आप देखो ना, जो भी एडिटेक कंपनी है, जो भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है, कितना पैसा छापते हैं। मैं जिस इंस्टीट्यूट में काम कर रहा हूँ इसमें भी क्या है, बच्चे से अगर मैं गांव में पढ़ा रहा होता तो बच्चे 5,000 रुपये फी नहीं जमा करते हैं। और मैं जिस इंस्टीट्यूट में हूँ यहाँ पर 3 लाख 4 लाख 5 लाख रुपया सालाना बच्चे फी भरते हैं। आप समझ रहे हैं कितना पैसा भर रहे हैं? और टीचर को मैं ही पढ़ा रहा हूँ, और मैं गांव में पढ़ाता तो 5,000 रुपया नहीं देते, है ना। तो आप जो गांव में पढ़ा रहे हो उसको नॉलेज से आकलन मत करें कि उसके पास नॉलेज नहीं है, उसके पास भी बहुत अच्छा नॉलेज है। डिपेंड करता है कि आप समझ नहीं पा रहे, आप जो है ना, आप किस तरीके से आप गुलाम बन रहे हैं, ये चीजें आप समझ नहीं पा रहे हैं। बाकी आपका मर्जी, जो भी काम करना है आप अपने हिसाब से करें। तो मैं जो हिंदी माध्यम का जो वीडियो है वो थर्ड वीडियो मैं बना रहा हूँ आज, यानी कि तीसरा वीडियो बना रहा हूँ। और आज इस वीडियो में मैं कुछ एक्सपेरिमेंट भी करेंगे और एक्सपेरिमेंट से भी समझाएंगे, और जो एक्सपेरिमेंट आज करेंगे उसको हम लोग अगले क्लास में पढ़ेंगे भी, और जो अभी तक पढ़ चुके हैं उसका भी एक्सपेरिमेंट आज हम लोग देखने वाले हैं। तो थोड़ा सा हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। कलर मैं चेंज कर लेता हूँ यहाँ पर। अच्छा, थोड़ा सा ये भी मैं, चलिए आप लोग हेडिंग ये लगा ले,
अच्छा ये थोड़ा सा, अच्छा अब ठीक हो गया। चलिए इसको भी हम लोग मिटा लेते हैं यार, इरेजर का। अच्छा नया मैं पेज ऐड कर लेता हूँ, चलो। चलिए देखिए हेडिंग लगाइए। बहुल आवेशों द्वारा द्वारा लगने वाले वैद्युत बल, जैसे कि मान के चलो हम माना कि किसी सिस्टम में Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश रखा गया है ना। क्यू भी रख लेते हैं हम यहाँ पर, एक क्यू क्यू Q1 Q2 Q3 डॉट 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 Qn आवेश रखा गया है। तो किसी एक आवेश अवयव पर लगने वाले वैद्युत बल वैद्युत बल सभी आवेशों द्वारा सभी आवेशों द्वारा सभी आवेशों द्वारा लगने वाले बल के योग के बराबर होगा। बराबर होगा, ठीक है। और इसे हम अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। अध्यारोपण का सिद्धांत कहते हैं। आप चीजें समझे बात को, मैं इतना लिखा हूँ, हिंदी में लिखना थोड़ा सा टफ होता है, इसीलिए थोड़ा हिंदी में पढ़ाना भी टफ होता है। फिजिक्स को पढ़ाना खास करके हिंदी में पढ़ाना जो होता है बहुत टफ होता है, लेकिन मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोगों का भी जिम्मेदारी बनता है कि आप लोग भी हमारे लिए मेहनत करें। अच्छा चलिए देखिए, मान के चलिए अपने पास सिस्टम है, ठीक है। सिस्टम में क्यू चार्ज रखा हुआ है, Q1 रखा हुआ है, Q2 रखा हुआ है, Q3 रखा हुआ है और Qn रखा है, बहुत सारे चार्ज रखा है, ठीक है। तो मान के चलो इसके द्वारा भी इसके ऊपर बल लगेगा R1, Q2 के वजह से भी इसके ऊपर बल लगेगा, और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस R2 मान लेते हैं। Q3 के वजह से भी इसके ऊपर बल लगेगा, इसको मान लेते हैं R3। और इसी तरीके से आपका Qn के वजह से भी बल लगेगा, और डिस्टेंस इन दोनों के बीच का मान लेते हैं Rn, दूरी, ठीक है। तो जो नेट बल होगा
कुल बल आवेश क्यू पर कितना हो जाएगा? तो सर Q1 के वजह से जो बल लगेगा तो इसको बोल देते हैं F1 प्लस का F2 प्लस का डॉट 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 Fn। F3 भी होगा, F1 F2 F3 F4 F5 जितना भी चार्जेज रखा है सबके वजह से जो फोर्स लगेगा उन सभी के बल के योग के बराबर होगा। क्या इतना समझ में आया? तो यहां से आप ये चीजें लिखेंगे, जो F बराबर होगा नेट बल कितना हो जाएगा F1 प्लस का F2 प्लस का F3 प्लस का डॉट 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 Fn हो जाएगा। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि आप लोग को इतना समझ में आ रही होगी। नहीं आ रहा है समझ में तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, जितना बार मन होता है उतना बार देखो, क्योंकि ये वीडियो है, पॉज कर करके देखो, थोड़ा सोच के देखो, जैसे भी देखना है आप देखो, ठीक है? इतना समझे बात। अब इसमें क्या चीजें है, हम ये कह सकते हैं क्या, हाँ एक बात यहाँ पर ध्यान रखना है, जब आप योग करेंगे, कुल बल का योग करेंगे तो हमेशा सदिश रूप में आपको बल लिखना पड़ेगा। ये बात हमेशा आप ध्यान रखना। अगर दो चार्ज से अधिक चार्ज किसी सिस्टम में है तो जो नेट बल लगेगा किसी आवेश के ऊपर सभी बल का योग के बराबर होगा। लेकिन अगर जब आप योग करेंगे तो सदिश रूप हमेशा लिखेंगे। यह बात हमेशा कान खोल के दिमाग खोल के आप अपने दिमाग के अंदर डाल लें। अच्छा, यहां से क्या हो जाएगा, F1 के वजह से क्या हो जाएगा, F1 बल कितना लगा है, तो सर इसके वजह से के क्यू के ऊपर लग रहा है तो के Q1 Q2 Q2 की जगह पे हम मान लेते हैं Q1 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो R1 का स्क्वायर। वेक्टर फॉर्म में लिखना है तो एक हमें डायरेक्शन भी लगाना पड़ेगा R का। इसी तरह से Q2 चार्ज के वजह से कितना हो जाएगा, तो सर के Q2 डिवाइडेड बाय R2 स्क्वायर। इस Q के ऊपर हम निकाल रहे Q2 के वजह से। इसी तरीके से के Q3 डिवाइडेड बाय, अच्छा यहाँ पे एक डायरेक्शन भी रख ले R2 कैप और R3 स्क्वायर और R3 का कैप प्लस का डॉट 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 डॉट, यहाँ पर क्या हो जाएगा के क्यू और Qn डिवाइडेड बाय Rn का स्क्वायर और यहाँ पे Rn क्या, समझ में आया? अच्छा, इसको आप एक कर सकते हैं के क्यू डिवाइडेड बाय, अच्छा के क्यू तो सभी में कांस्टेंट ही है तो के क्यू बार ले लेते, ठीक है, समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 टू i इक्वल टू n, और यहाँ पर एक कह सकते हैं क्यू आई डिवाइडेड बाय आर आई का स्क्वायर। अगर i का वैल्यू 1 रखेंगे तो R1 का स्क्वायर, i का वैल्यू 2 रखेंगे तो, और ये सम किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस में, तो R2 का स्क्वायर डॉट 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 जो भी होगा, ठीक है, और आर आई क्या। तो आपको इस फॉर्मेट में देखने को आपको बल मिलेगा और आपको ये भी बोल देगा कि ये वाला आपको जो फोर्स लग रहा है F का वैल्यू, इसको आप प्रूफ करें कि इतना होगा, है ना। बहुल आवेशों द्वारा जो लगने वाले किसी आवेश के ऊपर जो कुल बल होगा, ये वाला आपको प्रूफ करने के लिए भी बोर्ड के एग्जाम में बोल सकता है। समझ में आया नहीं आया? आप लोग को समझ में आया होगा। चलो ठीक है। अच्छा, हिंदी माध्यम में एक चीज पढ़ाने का ये भी है कि हिंदी माध्यम में पढ़ाने का ये भी है कि हिंदी माध्यम में थोड़ा सा जो है ना कंटेंट थोड़ा सा कम मिलेगा। मैं 100% बता रहा हूँ कि कंटेंट थोड़ा सा कम मिलेगा, क्योंकि पूरा कंटेंट जो है ना हिंदी माध्यम में फुल कंटेंट के साथ अगर आप चाहोगे कि फुल डीप में पढ़े तो थोड़ा सा पॉसिबल नहीं लगता। ये बात आप लोग ध्यान रखें। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं हम लोग। अच्छा, डाइलेक्ट्रिक का प्रभाव देखते हैं क्या होता है। विद्युत बल पर क्या प्रभाव होता है? क्या प्रभाव होता है? डाइलेक्ट्रिक मतलब होता है कि कुचालक पदार्थ। आप ये सिंपल से समझे कि कुचालक पदार्थ।
हिंदी में मैंने लिखा कुचालक पदार्थ का विद्युत बल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। कि मान के चलो अपने पास यहाँ पर हम ले लेते हैं हवा में, पहले एक सिचुएशन ले लेते हैं हवा में। पहले दो चार्ज को, दो आवेश को हम हवा में रख रहे हैं, ठीक है। एक Q1 हो गया, एक Q2 हो गया, ठीक है। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस हम r मान लेते हैं। अब हम ऐसा मान लेते हैं कि कुचालक पदार्थ में या डाइलेक्ट्रिक मटेरियल में, ठीक है, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ जब दो आवेश को हम रखेंगे, ठीक है, समझते रहना बात को। मान के चलो ये अपने पास डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है। इस तरह से डाइलेक्ट्रिक कुचालक पदार्थ जैसे कि आपका हो सकता है प्लास्टिक हो सकता है, भाई लिख ही देता है यहाँ पर, जैसे कि प्लास्टिक हो गया, प्लास्टिक, पानी हो गया, रबर हो गया, और कुछ केमिकल सब्सटेंस भी हो सकता है, फॉर एग्जांपल आपका ग्लिसरीन हो गया, बहुत सारी चीजें हो सकता है, डॉट 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 जो भी हो, समझ रहे बात है। ये सब रखने पर जब आप हवा में रख रहे होते हैं तो जो फोर्स लगेगा इसके ऊपर कितना बल लगेगा, तो आप कहेंगे सर इसके ऊपर जो बल लगेगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। अब मान के चलो यहाँ पर हम रख ले Q1 चार्ज, Q2 चार्ज, और दोनों के बीच का दूर हम रख लेते हैं R ही। मतलब ज्योमेट्री पे अगर जैसा ज्योमेट्री यहाँ पर है वैसा ही ज्योमेट्री यहाँ पर भी है, ज्योमेट्री पे आपका कोई डिपेंड नहीं कर रहा, मतलब ज्योमेट्री जैसा था पहले वैसा ही है। यानी कि Q1 Q2 और दोनों के बीच का डिस्टेंस R, और अभी भी हमने क्या लिया है, R लिया है। और डाइलेक्ट्रिक पदार्थ में हमने दो चार्ज को रखा है। डाइलेक्ट्रिक कहने का मतलब हो सकता है दोनों चार्ज के बीच आपका पानी हो, आपका रबर हो, आपका प्लास्टिक हो, ग्लिसरीन हो, मे बी समथिंग एल्स, और भी कुछ हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो फोर्स लगेगा वो कितना लगेगा। अच्छा, इस फोर्स को थोड़ा और हम इसको तोड़ रहे हैं, तो के का वैल्यू जो होता है सर 1/4 पाई एप्सिलॉन ई नॉट, ठीक है, और Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। आप यहाँ पर देख रहे हैं ये हवा में, तो ये जो है ना वैद्युत शीतलता या पैरा वैद्युतांक किसका है, हवा का है। अब इसके जगह पर चेंज हो जाएगा क्या, पैरा वैद्युतांक किसका, डाइलेक्ट्रिक पदार्थ का, जिस मीडियम में आप रखें, क्योंकि आप तो हवा तो बीच में है नहीं, यहाँ पर कोई डाइलेक्ट्रिक मटेरियल है, लाइक प्लास्टिक, पानी, रबर, और भी कुछ हो सकता है। तो यहाँ पर क्या कह सकते हैं, तो यहाँ पर जो बल लगेगा तो बल का वैल्यू कितना हो जाएगा कि Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर के का वैल्यू अगर रखोगे तो 1/4 पाई, अब क्या होगा, पैरा वैद्युतांक यहाँ पर क्या चीज का था, हवा का, तो यहाँ पर क्या चीज का आ जाएगा, इस पदार्थ का, जिस पदार्थ जो पदार्थ रखा गया है, तो हम बोल देते हैं मीडियम का, है ना, पैरा वैद्युतांक ऑफ मीडियम पदार्थ। ये जो है आपका जो पदार्थ है उसका वैद्युत शीतलता यहाँ पर आएगा, और क्या हो जाएगा Q1 और Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर, तो था ये। इसको समीकरण 1 मानते हैं और इसको हम लोग समीकरण 2 मानते हैं। यहाँ पर लिख लेंगे समीकरण 1/2, इन दोनों को जब भाग देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ जाएगा, तो हवा में बल, और इस ये किस में बल है, मीडियम में, तो इसको मीडियम में लिखे FM, तो FM, और उधर क्या हो जाएगा, तो 1/4 पाई इधर भी है, 1/4 पाई इधर भी, कैंसिल हो जाएगा, Q1 Q2 इधर भी है, R स्क्वायर भी है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ बचेगा क्या, 1/एप्सिलॉन ई नॉट, और यहाँ पर बचेगा 1/एप्सिलॉन ई नॉट से भाग देंगे तो ऊपर में चल जाएगा एप्सिलॉन EL, ठीक है। इसको बोलते हैं पैरावैद्युतांक ऑफ मीडियम। अब यहाँ पर समझे बात को, अच्छा, अब इसके बाद मैं आगे बढ़ रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ से आप लोग ये समझ सकते हैं क्या, F डिवाइडेड बाय FM आया है, ठीक है।
इसका वैल्यू क्या आया, परमिटिविटी ऑफ मीडियम यानी कि वैद्युत शीतलता ऑफ मीडियम और वैद्युत शीतलता ऑफ एयर। अब ये क्या होता है, ये जो होता है पैरा वैद्युतांक किसी पदार्थ का है, ठीक है, किसी पदार्थ का, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है ई आर और एप्सिलॉन यू नॉट। अब ये ई आर क्या हो गया, तो जो आपका है इसको बोलते हैं हम लोग रिलेटिव परमिटिविटी, है ना। और इसका वैल्यू जो होता है आपका, आप यहाँ से देख सकते हैं ई एम डिवाइडेड बाई ई आर। रिलेटिव परमिटिविटी जो होता है इसका जो होता है, इसको आप लिख सकते हैं इसे पैरा वैद्युतांक पैरा वैद्युतांक किसी पदार्थ का, बट्टे में आप क्या कर सकते हैं, अच्छा पैरा वैद्युतांक किस पदार्थ का। अब बट्टे में क्या कर सकते हैं, हवा का पैरा वैद्युतांक, हवा का पैरा वैद्युतांक, यानी कि ये जो ई आर का वैल्यू हो जाएगा आपका ई एम डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। और इसका जो वैल्यू होता है ना, हमेशा एक बात ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है। हवा के लिए जो होता है ना, हवा के लिए हवा के लिए जो हो जाएगा आपका ई आर का वैल्यू 1, और चालक पदार्थ, चालक पदार्थ के लिए जो हो जाएगा इसका, चालक पदार्थ जैसे कि हो गया लोहा आयरन, अगर आइडियल चालक पदार्थ है तो उसके लिए इनफाइनाइट हो जाता है। ये बात ध्यान रखना, एक से कभी भी कम नहीं होगा। तो इसके जगह पे आप ये कह सकते हैं क्या, एफ डिवाइडेड बाय एफ एम, और ई एम के जगह पे आप क्या रख सकते हैं, तो ई आर डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, ये कैंसिल हो गया, ठीक है। तो एफ एम इजकल टू क्या हो जाएगा, एफ एम उधर जाएगा तो ई आर क्या हो जाएगा, इधर आ जाएगा, यानी कि एफ डिवाइडेड बाय ई आर। अब ये क्या है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं, पैरावैद्युतांक, रिलेटिव पैरावैद्युतांक आप कह सकते हैं इसको, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, रिलेटिव पैरावैद्युतांक, ठीक है। तो रिलेटिव पैरावैद्युतांक, तो आप ये कह सकते हैं कि अगर किसी मीडियम में जाएगा तो आप ई आर का वैल्यू तो एक से कम होगा नहीं। इसका मतलब क्या हो गया, अगर मीडियम में जाओगे तो फोर्स का वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज, फोर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ई आर का वैल्यू बढ़ेगा तो फोर्स का वैल्यू मीडियम में क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कि अगर आप हवा से कहाँ जा रहे हैं, अगर मान के चलो दो चार्ज के बीच में हवा रख दिया, ठीक है। अब आप क्या रख रहे हैं, हवा का जगह पे कोई पदार्थ रख रहे हैं, कोई इंसुलेटिंग पदार्थ रख रहे हैं, ठीक है। तो अब जो है बल का वैल्यू क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इतना समझ में आया होगा। तो थोड़ा सा एक एक्सपेरिमेंट मैं करके दिखा देता हूँ कैसे कैसे होता है चीज़ें, कूलम्ब्स लॉ कैसे काम करता है, नहीं काम करता है। जब चार्ज का वैल्यू बढ़ाएंगे तो कूलम्ब्स लॉ बढ़ेगा, जब डिस्टेंस का वैल्यू घटाएंगे फिर भी बढ़ेगा। तो आप यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ, हिंदी माध्यम में थोड़ा सा आप लोग अपने हिसाब से भी करें। हिंदी माध्यम में पढ़ाना इतना आसान नहीं होता है, कंटेंट को लिखना हिंदी माध्यम में बहुत ही मुश्किल होता है, फिजिक्स का पढ़ाना, ये बात हमेशा ध्यान रखें। इसलिए मैं बोलता रहता हूँ, अपने अपने गांव में जो जो टीचर है उस टीचर के पास जाकर आप लोग कंसर्न करें, क्योंकि हिंदी मीडियम में वो लोग अच्छे पढ़ाते हैं, आप लोग झूठ फूस का पढ़ जाते हो बड़े बड़े कोचिंग के हॉल में। अच्छा चलिए, मैं एक एक्सपेरिमेंट दिखा रहा हूँ आप लोगों को। एक्सपेरिमेंट एक्सपेरिमेंट किधर गया मेरा एक्सपेरिमेंट, अच्छा चलिए मैं दिखा रहा हूँ।
अच्छा, सबसे पहले मैं कूलम्स लॉ का दिखा रहा हूँ। अच्छा चलिए देखिए, अब देखिए कूलम्स लॉ क्या कहता है कि, अच्छा कूलम्स लॉ क्या कहता है कि अगर हम चार्ज के वैल्यू को इंक्रीज करेंगे तो हमारा क्या होगा, फोर्स का वैल्यू भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। तब मान के चलो, क्योंकि हम जानते हैं कि जो चार्ज होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ चार्ज, यानी कि समानुपाती क्या होता है, चार्ज के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो इसका मतलब है कि अगर हम चार्ज को बढ़ाएंगे तो फोर्स भी बढ़ेगा। तो यहाँ पर मान के चलो अभी चार्ज का वैल्यू कितना दे रखा है, -4 कूलम और यहाँ पर 8 कूलम। तो इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 8 4 जा 32, यानी कि 8, 8 को और 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 32 हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर 32 है, ये माइनस साइन मत देखें कि माइनस साइन की वजह से जो होता है फोर्स जो लगेगा एक दूसरे के ऊपर अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा, इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स आपको दिख रहा है, इधर लग रहा है। यानी कि Q1 के ऊपर जो Q2 किधर कर रहा है, अपने तरफ खींच रहा है, और Q2 को क्या कर रहा है, Q1 अपने तरफ खींच रहा है। ठीक है। फिलहाल इन दोनों का Q1 का वैल्यू कितना, -4 कूलम, और Q2 का वैल्यू कितना है, 8 कूलम। ठीक है। और इन दोनों के बीच का डिस्टेंस अभी कितना है, तो 1 सेंटीमीटर। हाँ 1 सेंटीमीटर अभी है। मैं एक बार चेंज करके देख लेता हूँ। अच्छा आप यहाँ पर देखिए, ये 1 सेंटीमीटर ऐसे ही दे रखा है। ठीक है, समझे बात, 1 सेंटीमीटर, इन दोनों के बीच का गैप 1 सेंटीमीटर दे रखा है। ठीक है। तो अगर मैं क्या करूँ, अगर फोर्स का वैल्यू मैं सॉरी चार्ज का वैल्यू इंक्रीज करो तो फोर्स का वैल्यू भी इंक्रीज करना चाहिए था। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, मैं चार्ज का वैल्यू इंक्रीज कर रहा हूँ, तो देखिए आप फोर्स का वैल्यू इंक्रीज कर रहा है। और ये भी जो है ना, ये एरो भी आपको देख लें, एरो भी इंक्रीज कर रहा है। इसका मतलब क्या, अट्रैक्टिव फोर्स क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो आप यहाँ पर और इंक्रीज कर रहा हूँ, और इंक्रीज कर रहा हूँ, और इंक्रीज कर रहा हूँ। अच्छा 10 कूलम तक ही ले सकते हैं इसमें लग रहा है। हाँ चलो ठीक है, कोई बात नहीं। कम कर रहा हूँ तो देखो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है। और कम किया, और कम करिए। ठीक है। अब यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर भी मैं फोर्स का वैल्यू क्या, चार्ज का वैल्यू क्या कर रहा हूँ, इंक्रीज कर रहा हूँ। ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें कि जो फोर्स का अमाउंट है वो क्या हो रहा है, कम हो रहा है। अच्छा क्यों कम हो रहा है, इंक्रीज करने का मतलब माइनस से हम क्या कर रहे हैं, प्लस की तरफ आ रहा है। तो आप ये चीजें देखें, माइनस में क्या होता है, आप यहाँ पर देखें ये चार्ज का क्या दे रखा है। अब ये माइनस, अब माइनस जो होता है ना हमेशा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, ये बात ध्यान रखें। इसका मतलब है क्या, हम यहाँ से अगर कर रहा हूँ, मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, ये -2 कूलम हो गया, यानी कि थ्री से क्या हो रहा है, 2 कूलम पे आ रहे हो। माइनस के वजह से आपका डायरेक्शन चेंज होगा, ये बात हमेशा ध्यान रखना चार्ज में। तो ये आपका अब अमाउंट कितना हो गया, तो सिर्फ और सिर्फ 2 कूलम ही हो गया, क्योंकि यहाँ पर 7 और यहाँ पर 2। तो ये इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, फोर्स कम हो रहा है। अब और मैं थोड़ा सा कम कर रहा हूँ, अब कितना हो गया यहाँ पर 7, तो और कम हो गया। इन दोनों का प्रोडक्ट कितना हो गया, 7, तो और कम होगा। और मैं बढ़ा रहा हूँ, घटा रहा हूँ, अब क्या हो जाएगा, फोर्स जीरो। अगर एक चार्ज का वैल्यू हम जीरो करेंगे तो फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो। और मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, तो आप देखिए अब ये जो है रिपल्सिव फोर्स लगने लग गया, क्योंकि दोनों प्लस 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 हो गया। ये भी 4 कूलम, ये भी 7 कूलम, तो दोनों प्लस चार्ज है, तो क्या हो रहा है, डायरेक्शन क्या हो रहा है, अब रिपल्सिव लग रहा है। रिपल्सिव 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 लग रहा है। तो आपको ये समझ में आया होगा कि अगर चार्ज को हम इंक्रीज करेंगे तो आपका जो वैल्यू है फोर्स का वो इंक्रीज कर जाएगा। इतना समझ में। अब हम डिस्टेंस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। तो डिस्टेंस को अगर हम इंक्रीज कम कर रहे हैं, इसका मतलब क्या, देखो फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, और इंक्रीज कर 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 रहा है। समझ बात। अब अगर हम मैं डिस्टेंस का बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, बढ़ा रहा हूँ, तो आपका वैल्यू क्या हो रहा है, फोर्स का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रही है। तो यानी कि डिस्टेंस अगर आप बढ़ाओगे तो फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा। अगर डिस्टेंस घटाओगे तो फोर्स क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। समझ, जितना कम दूरी होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगेगा।
तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग को ये वाला एक्सपेरिमेंट समझ में आया होगा। अब अगला एक्सपेरिमेंट जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है कि अगर मान के चलो कोई आवेश हम रखते हैं, कोई चार्ज हम रखते हैं, तो उसके चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है। देखो फोर्स जो होता है ना हवा में नहीं लगता, फोर्स कब लगता है, जब आप अगर कोई चार्ज रखते हैं तो क्या होता है, चार्ज के तारों चारों तरफ एक फील्ड जनरेट होता है, और उस फील्ड के वजह से क्या होता है, आपका फोर्स लगता है, एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर क्या करता है, फोर्स लगाता है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर चार्ज लिया, ठीक है, अब ये देखिए किस तरह से फील्ड जनरेट करेगा। मैंने एक चार्ज उठाया और यहाँ पर रख दिया, तो आप देखिए किस तरह से फील्ड जनरेट कर रहा है। आप देख सकते हैं जो फील्ड होता है, अगर चार्ज है तो चार्ज के रेडियली आउटपुट होता है, यानी कि चार्ज एकदम सीधा क्या निकलेगा, बाहर की तरफ निकलेगा। तो अगर ये चार्ज है तो इसको चारों तरफ क्या होता है, एक फील्ड जनरेट होता है, और इस फील्ड के वजह से क्या होता है, अगर दूसरा चार्ज यहाँ पर रखोगे तो इसके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। समझ रहा है बात? क्योंकि ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, अपना चारों तरफ फील्ड लगा जनरेट करेगा, और ये वाला चार्ज भी क्या करेगा, अपना चारों तरफ फील्ड जनरेट करेगा। तो एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर ऐसे ही हवा में फोर्स नहीं लगाता, ये फील्ड के वजह से क्या होता है, फोर्स लगता है। ये बात ध्यान रखना, फील्ड के माध्यम से ही फोर्स लगता है। मैं इस चार्ज को पहले मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पर रख लेते हैं। तो आप इतना समझ रहे हैं कि अगर चार्ज रखूं तो चार्ज अपने चारों तरफ फील्ड जनरेट करता है, और इसी फील्ड के वजह से क्या होता है कि एक चार्ज दूसरे चार्ज के ऊपर बल लगाता है, ठीक है। अब इस चार्ज को भी हम रख लेता हूँ, लेकिन ये प्लस चार्ज है तो फील्ड का डायरेक्शन किधर हो गया, बाहर की तरफ हो गया, ये बात आप ध्यान रखना। तो इसको हम यहाँ पर रख लेते हैं, हटा लेते हैं। अब हम माइनस चार्ज लेकर चलते हैं, तो माइनस चार्ज रख लिया। अब ये माइनस में क्या हो रहा है, फील्ड इसमें भी जनरेट कर रहा है, चाहे प्लस हो चाहे माइनस हो, फील्ड ये भी जनरेट करेगा। लेकिन माइनस में जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है किधर के तरफ है, अंदर के तरफ है, चार्ज के ऊपर आके क्या होगा, खत्म होगा। प्लस में क्या हो रहा है, चार्ज बाहर की तरफ निकलेगा, और माइनस में क्या हो रहा है, चार्ज अंदर की तरफ, सॉरी फील्ड का डायरेक्शन अंदर की तरफ होगा। ये एक सेंसर ले लेते हैं हम। अब सेंसर देखते हैं, यहाँ पर देखते हैं कितना बड़ा फील्ड लग रहा है। अब ये देख सकते हैं कि फील्ड का डायरेक्शन किधर है, चार्ज की तरफ है। आप जिधर भी रख लो, हमेशा फील्ड का डायरेक्शन किधर होगा, इस सेंसर को कहीं पे भी रख लो, आप कहीं पे भी रख लो, हमेशा ये किधर करेगा, चार्ज की तरफ ही इंडिकेट करेगा। यानी कि जितना दूर जाओगे चार्ज से, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो स्ट्रेंथ होगा उतना ही कम होगा, जितना नजदीक लाओगे फील्ड क्या होगा, उतना ही ज्यादा इंक्रीज करेगा। और नजदीक लाया और नजदीक लाया और नजदीक लाया और नजदीक लाया, यानी कि अगर डिस्टेंस अगर आपका एकदम जीरो हो गया तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये बात ध्यान रखना। इसी तरह से मैं प्लस में भी ले लेता हूँ, अब प्लस माइनस दोनों रख लेता हूँ, ठीक है। अब प्लस माइनस में क्या हो रहा है, आप एक देखें, प्लस माइनस में ये हो रहा है कि चार्ज जो है ना, प्लस सॉरी इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन प्लस से बाहर की तरफ और माइनस में अंदर की तरफ। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा प्लस चार्ज से निकल कर या तो ये माइनस के ऊपर आके खत्म होगा, या नहीं तो यहाँ से निकल कर कहाँ जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। और निगेटिव चार्ज में क्या होगा, निगेटिव चार्ज पे अगर खत्म होगा, नहीं तो इनफाइनाइट से निगेटिव चार्ज के ऊपर आएगा, ठीक है। अब हम क्या देखते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर देखो, किधर है, इधर की तरफ है, ठीक है। अब ये सेंसर देखो इधर की तरफ है, क्योंकि हम क्या रख रहे हैं, क्योंकि हमने क्या किया है, निगेटिव चार्ज के नज़दीक में हमने सेंसर को रखा है, इसलिए ये चीज़ें सेंसर कहाँ इंडिकेट करेगा, ये इधर की तरफ इंडिकेट करेगा। हालांकि इसके वजह से भी इधर होगा और माइनस की वजह से इधर होगा, तो नेट जो होगा इधर की तरफ ही होगा, ठीक है। इतना समझ आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक और चार्ज बढ़ा दूँ, ले अब देखना डायरेक्शन किधर जाएगा, सेंसर का कम हो रहा है डायरेक्शन, एक और चार्ज बढ़ा दूँ, तो अब सेंसर किधर भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या, अब यहाँ पर जो है इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है यहाँ पर, और इधर क्या हो रहा है, इधर अभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड है। आप यहाँ देखें थोड़ा थोड़ा दिख रहा होगा, अभी दिख नहीं रहा है, लेकिन इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है, इधर की तरफ, इधर की तरफ। लेकिन ये पॉइंट जो है यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है। एक और चार्ज इंक्रीज करते हैं, अब देखना, अब भले यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, भले हम नेगेटिव चार्ज के नजदीक रख रहे हैं, लेकिन फिर भी डायरेक्शन इधर की तरफ हो जाएगा। देखा, इधर की तरफ हो गया। इसका मतलब क्या है, निगेटिव का जितना स्ट्रेंथ होगा उतना ही चार्ज को सॉरी उतना ही फील्ड को अपने ऊपर लाके मर्ज करेगा, उससे ज्यादा नहीं करेगा। और चार्ज इंक्रीज करते गए, इंक्रीज करते गए,
इंक्रीज करते गए। तो देखो, हालांकि हम क्या कर रहे हैं, माइनस चार्ज के नजदीक हम इस सेंसर को रखा है, लेकिन फिर भी डायरेक्शन किधर हो रहा है, इधर हो रहा है। क्योंकि इसका माइनस और इसका कितना 5 बार प्लस लिए है, तो एक तो इसको कैंसिल कर लेगा, बाकी 4 के वजह तो इधर ही होगा ना डायरेक्शन, तो नेट डायरेक्शन इधर ही होगा। तो इतना मुझे लग रहा है कि आप लोग को समझ में आया होगा। बाकी हम लोग अगले क्लास में इसी चीज के बारे में हम लोग बढ़िया से पढ़ेंगे। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। चलिए, अपने दोस्तों को भी शेयर और लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए।